अगर सच में कुछ गलत होता है तो हम परिवार के बड़े और बुजुर्ग लोग निखिल के साथ नहीं रहेंगे। उसे अकेले ही परिवार पर आई मुसीबत को झेलना होगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई होगा उसकी मुश्किलों को कम करने के लिए तो सारी की सारी जिम्मेदारी उस अकेले बच्चे पर नहीं आएगी। उसके साथ किसी ऐसे को होना चाहिए जो उसके साथ आगे बढ़ सके और जरूरत पड़ने पर पीछे भी हट सके। उसे इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि इस सब में उसकी अपनी फैमिली को फायदा होगा या नहीं। कोई ऐसा जो खुद को अपनी पिछली फैमिली से अलग कर हमारी फैमिली को दिल से अपना मान सके। इस तरह की लड़की कोई ऐसी तो नहीं हो सकती है जिसे खुद से परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं, जो अपनी सारी उम्मीदें निखिल पर हावी कर दे और तो और उस पर हमेशा के लिए डिपेंडेंट रहे और उसके लिए मुसीबतें पैदा करे। शमेश्वर ने आदित्य को घूरा। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अपनी कोई प्लानिंग है। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं था जो तुमने अपने बेटे की शादी एक साजिश के तहत की, जो अब तुम निखिल की शादी में भी कोई बुरी साजिश करना चाहते हो? एक बात तुम्हारे ध्यान में हमेशा रहनी चाहिए आदित्य, कि निखिल इस परिवार का अगला मुखिया है। इसलिए उसकी शादी तुम्हारी चालों का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम्हें उसके और उसकी जिंदगी के साथ खेल खेलने का कोई हक नहीं। मुझे मालूम है तुम्हारी नजर में कुछ लड़कियां हैं जिनमें से किसी एक से तुम जबरदस्ती निखिल को शादी करने पर मजबूर करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है, शायद उसे तुम्हारी पसंद की एक या दो लड़कियां या शायद उससे भी कई ज्यादा लड़कियां पसंद नहीं आएंगी। लेकिन जितने ऑप्शंस तुम उसके सामने रखोगे उनमें से कोई एक तो उसे पसंद आएगी। लेकिन यहाँ पल्लवी सही है। चाहे तुम जो भी सोचो या कर लो, निखिल तुम्हारा बेटा नहीं है, वो शशिकांत और पल्लवी का बेटा है। उसकी शादी किससे होगी ये डिसाइड करने का हक तुम्हारे पास नहीं है। शंभीश्वर चिढ़ते हुए बोले, पता नहीं तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि तुम निखिल की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद से ले लोगे। तुमने मुझे और अपनी माँ को समझा क्या है? हमें छोड़ो, तुमने शशिकांत और पल्लवी को क्या समझा है? तुम कृतिका से खुश नहीं, बस इसलिए तुम उसका और निखिल का ब्रेकअप करवाना चाहते हो। स्टडी टेबल के पास वॉक करते हुए शंभेश्वर ने अचानक से अपने हाथ में थमे उस फैमिली ट्री बुक को टेबल पर रखा और वहीं बगल में पड़ा एक पेपर वेट उठाकर सीधे आदित्य की ओर दे मारा। आदित्य एकदम से हैरान हो गया। हालांकि वो ये देख नहीं पाया कि उसकी ओर फेंका क्या गया था, लेकिन अपनी तरफ तेजी से कुछ आता देख उसने अपने आप ही उस चीज से बचने की कोशिश की। जब वो पेपरवेट पीछे की दीवार से जोर से टकराने के बाद जमीन पर गिरा, तब फाइनली आदित्य ये देख पाया कि उसकी तरफ तेजी से आई चीज एक्चुअल में क्या थी। उसने एकदम से सकपका कर शंभेश्वर की तरफ देखा। डैड, क्या आप बस मुझे मारना चाहते थे या फिर जान से ही मारना चाहते थे? अगर वो पेपरवेट उसके सिर से टकरा गया होता तो निश्चित ही उसके सिर में जोरदार चोट आती। शायद उसके सिर से काफी खून भी बहता। नहीं, इतनी छोटी सी चीज तुम्हारे सिर पर लगने से तुम मरते तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग की बत्ती शायद चल जाती और तुम अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रचना बंद कर देते। यकीन मानो, अगर तुमने सच में इस परिवार के खिलाफ कोई साजिश भी की तो अगली बार मेरा निशाना चूकेगा नहीं। शम्भेश्वर गुर्राते हुए बोले, जिस घटिया तरीके से तुम अभी बाहर कृतिका को देख रहे थे वो बहुत ही बुरा और वाहियात था। आदित्य, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने कृतिका के साथ कुछ भी बुरा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपना बेटा मानना बंद कर दूंगा और फिर तुम इस परिवार का हिस्सा भी नहीं रह पाओगे। एक बार फिर से आदित्य अपने पिता की बात सुनकर परेशान हो गया। मैंने कृतिका के साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा है डैड। और ये मुझे अपना बेटा ना मानने से आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे अपने परिवार से बेदखल कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? ओबेरॉय परिवार को आगे बढ़ाने से रोकना, अपने लिए ओबेरॉय परिवार से अलग कोल बनाना और परिवार के ही किसी सदस्य के खिलाफ साजिश करने का ख्याल अपने मन में लाना, अगर चीजें इस तरह ही रही तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हमारे परिवार का हिस्सा बने रहने दूंगा? तुम एक टाइम बम की तरह हो। शंभीश्वर गुस्से में कहते गए। वो कद में आदित्य से थोड़े छोटे थे, काफी वृद्ध भी। उनका सिर सफेद बालों से भरा पड़ा था जिसे कलर नहीं किया गया था और उन्हें देखने से ऐसा लगता था कि वो एक नॉर्मल मुक्का भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उस पल में आदित्य के सामने गुस्से में खड़े वो किसी भयानक आदमी की तरह लग रहे थे।
आदित्य ने भी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। वो बार बार अपनी मुट्ठी बंद करता रहा तो कभी खोलता। शंभेश्वर ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। कृतिका वो लड़की है जिसे मैं, तुम्हारी माँ, शशिकांत, पल्लवी और निखिल ने एक्सेप्ट किया है। भले ही उन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन हम अभी से ही उसे ओबेरॉय परिवार की बहू मानने लगे हैं। इसलिए उसके खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना। इतना कहने के बाद शंभेश्वर स्टडी रूम से बाहर निकल गए और आदित्य वही कमरे में अकेला रह गया। इस वक्त आदित्य इस कदर गुस्से में था कि खुद के गुस्से को शांत करने के लिए वो स्टडी रूम की चीजों को इधर उधर फेंकना चाहता था। काफी देर तक खुद पर किसी तरह से काबू करने के बाद ही वो उस कमरे से बाहर निकल पाया। जब शंभेश्वर स्टडी रूम से बाहर आए, तब बाहर हॉल का माहौल एकदम शांत हो चुका था। भले ही उन्हें आदित्य और शंभेश्वर के बीच हुई बहस सुनाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक जोरदार आवाज सुनी थी, जो कि उस पेपर वेट की स्टडी रूम की दीवार से टकराकर नीचे गिरने से आई थी। उर्मिला देवी का ध्यान तभी सामने दिख रहे ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर पर गया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, आज मेरी पूरी नजरों को ये कैलेंडर साफ साफ कैसे दिखाई दे रहा है। कृतिका को उनकी ये बात अजीब लगी। उसने मन ही मन सोचा कि ये दादी माँ अचानक से ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर को क्यों देखने लगी। कारण जो भी हो, जो उर्मिला देवी ने कहा था, उसके बाद हॉल में छाई शांति एक तरह से भंग हो गई थी। तुम दोनों की शादी का क्या? इससे पहले जो डिस्कशन अभी हमारे बीच हुई थी, उसके हिसाब से हम तुम्हारी पढ़ाई के तीसरे साल तक तुम दोनों की शादी के लिए रुक सकते हैं। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उतना इंतजार करने से पहले ही तुम दोनों की शादी हो जाए? वैसे भी अब तुम दोनों लिव इन में तो रहने ही लगे हो। अब अगर तुम दोनों शादी कर लेते हो तो अच्छी बात ये होगी कि तुम दोनों के रिश्ते को एक जायज नाम मिल जाएगा, उर्मिला देवी ने कहा। फिर उन्होंने सुलोचना को आवाज लगाई, सुलोचना, जरा वो कैलेंडर लाना। सुलोचना जल्दी से ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर, जो कि दीवार के कोने में टंगा हुआ था, उसे लेकर उर्मिला देवी के पास आ गई। उर्मिला देवी ने कैलेंडर को इधर उधर पलटा। हे भगवान, अगले 6 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन इस महीने की 9वीं तारीख को एक अच्छा मुहूर्त जरूर बन रहा है। शादी के लिए ये दिन अच्छा रहेगा। लेकिन इतनी जल्दी पूरे रीति रिवाज से हम निखिल और कृतिका की शादी कैसे कर पाएंगे? पल्लवी ने एक ध्यान देने वाली बात कही थी। शादी कोई कुट्टे कुट्टियों का खेल तो नहीं, जो आज सोचा और 2 दिन बाद हो गई। ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता होगा। कोर्ट मैरिज? उर्मिला देवी चहकते हुए बोली, क्यों ना दोनों की शादी कोर्ट में सिंपल तरीके से कर दी जाए। ये सही रहेगा। कोर्ट मैरिज में होने वाली जरूरी रस्मों की तैयारी इतने कम समय में भी आसानी से की जा सकती है। निखिल ने भी अपनी सहमति जताई। किस्मत से कृतिका के लिए जो मंगलसूत्र मैंने ऑर्डर किया था, वो भी मुझे इसी सप्ताह के आखिर में मिलने वाला है। वो मंगलसूत्र निखिल ने एक खास ज्वेलरी डिजाइनर से डिजाइन करवाया था, इसलिए उसे बनकर आने में इतना वक्त लगा। अच्छी बात है, तुम दोनों अनुराधा के पास जाओ और इस बारे में डिस्कस करो। देखो कि उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उर्मिला देवी ने कहा। उर्मिला देवी ने यह बात फॉर्मली कही थी। वो अच्छे से जानती थी कि अनुराधा को उनके इस फैसले से कोई परेशानी नहीं होगी। निखिल ने पलटकर कृतिका से सवाल किया, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? कृतिका इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी। अभी उसकी सगाई हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था, फिर इतनी जल्दी शादी? कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद वे दोनों ऑफिशियल हस्बैंड और वाइफ हो जाने वाले थे। कुछ वक्त से वो दोनों भले ही लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कृतिका को अभी भी लगता था कि उसकी पहचान उसकी माँ से ही है। चाहे वो निखिल के कितने भी करीब क्यों ना आ गई हो, वो बस थे तो एक दूसरे के मंगेतर ही ना, या एक दूसरे के लवर्स। एक्चुअली एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास अभी भी उनके बीच मिसिंग था। लेकिन अब जब वे दोनों फाइनली शादी करने वाले थे, तो वो और निखिल एक प्रॉपर फैमिली बन जाते। वो ऑफिशियली एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ बुलाते। तब भी वे दोनों लिव इन की तरह ही साथ में रहते, लेकिन तब उनका एक दूसरे के साथ रहना उन्हें एक अलग एहसास देता। साथ ही कृतिका को एक नई पहचान मिल जाती। तब जिस लेवल तक वे एक दूसरे के करीब आते, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता। फ्यूचर में जब वो दोनों पेरेंट्स बन जाते तो उनका परिवार पूरा हो जाता। अब जब उसने ये बात सुन ली थी, तो इस बारे में सोचते हुए भी उसे ये सब सपने जैसा ही लग रहा था। कृतिका ने सहमति में अपने सिर को हिलाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं।
उसकी सहमति का मतलब ये था कि नए साल के दूसरे हफ्ते में भी दोनों ऑफिशियली हस्बैंड और वाइफ बन जाने वाले थे। वो एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। आदित्य अभी जैसे ही स्टडी रूम से बाहर आया, उसने वो सारी बातें सुन ली। उर्मिला देवी ने एक बार घूर कर अपने बड़े बेटे को देखा और फिर उन्होंने उससे अपनी नजरें फेर ली। क्या उसे सच में ऐसा लगता था कि वो अंधी है, जो कृतिका को लेकर उसकी पूरी नजर पर उसका ध्यान नहीं जाएगा? उन्होंने आदित्य का कृतिका को घूरना कुछ वक्त के लिए अनदेखा कर दिया था, लेकिन बाद में वो इस बात को लेकर उसकी खबर जरूर लेने वाली थी। लेकिन शम्भेश्वर इतनी देर तक खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने सीधे आदित्य को अपने स्टडी रूम में बुला लिया। नहीं तो उनकी पूरी फैमिली के वहां से लौट जाने के बाद वो आदित्य को रोककर पूरी तरह से डांटती जरूर। उर्मिला देवी का अचानक से एक बड़ी सेरेमनी की जगह निखिल और कृतिका की शादी को कोर्ट में सिंपल तरीके से करने का सुझाव देने का कारण आदित्य ही था। वो उसे इस बात से आगाह करना चाहती थी कि वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, ताकि वो उनके लिए और खास करके कृतिका के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी करने की कोशिश ना करे। बात किसी तरह की मुश्किल खड़ी करने की होती तो उर्मिला देवी को आदित्य से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिस बुरी नजर से आदित्य कृतिका को घूर रहा था, उसे देखकर उनका दिल इस बात को लेकर बुरी तरह से घबरा गया कि कहीं आदित्य कृतिका की जिंदगी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए उन्होंने उस प्लान को बदल दिया, जिसमें वो कृतिका और निखिल की शादी कृतिका की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद करवाना चाहती थी। उनके पास उन दोनों की शादी को यूं अचानक से करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं रहा था। वो चाहती थी कि दोनों की शादी हो जाने के बाद उनका पूरा परिवार कृतिका को उनके घर की नई बहू के रूप में जान ले। खास करके आदित्य इस बात को अच्छे से जान ले कि कृतिका उनके परिवार का हिस्सा बनने वाली है। इधर दृष्टि ने एक बार के लिए अपनी नजरें उठाई और कृतिका को देखा। फिर वो वापस से अपने प्यारे बेटे के साथ, जिसे उसने अपने गोदी में थाम रखा था, खेलने लग गई। दोपहर के 3 बजे तक बारी बारी से सभी लोग ओल्ड ओबरॉय मेंशन से अपने अपने घर को लौट गए। आदित्य भी वहां से लौट गया, लेकिन वो काफी गुस्से में था। घर से बाहर निकलने के बाद जब वो अपनी कार के पास पहुंचा, तो ना चाहते हुए भी उसने रमा से वो सवाल कर ही दिया। तुम इस बारे में काफी पहले से जानती थी ना कि निखिल की सगाई कृतिका के साथ हो गई है? अभी रमा उसके सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि आदित्य ने बेफिक्रे में अपने हाथों को हवा में हिलाया। अब ये मत कहना कि तुम्हें भी आज ही इस बारे में पता चला। जो अंदर माँ ने कहा था, मुझे उस पर भरोसा नहीं। यानी कि तुम सब एक परिवार हो जिससे कुछ भी छिपा नहीं। बस मैं ही इस परिवार से अलग बाहर का इंसान हूँ। क्यों? आदित्य को आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। वो अब भी हैरान था। उसके अपने पिता ने उसे ओबरॉय परिवार में जन्मा इकलौता मूर्ख कहा था। साथ ही निखिल की सगाई के बारे में भी उसे सबसे आखिर में मालूम चला। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि भले ही उसे ये कहा नहीं गया है कि वो ओबरॉय परिवार का हिस्सा नहीं, लेकिन उसे महसूस जरूर करवाया जा रहा था कि अब वो उस परिवार का हिस्सा नहीं। उसे हमेशा से ये महसूस होता आया था कि वो घर में सबसे तेज तर्रार है, लेकिन आज जो उसके पिता ने कहा था, उसने उसकी सारी अकड़ निकाल दी थी। रमा के पास आदित्य को संभालने के कई तरीके थे। उसने उसे जेंटली कन्विंस किया, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने आज तक कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया है। अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता तो मैं गलती से भी इसे तुमसे नहीं छिपाती। जागृति दिल ही दिल में काफी थका हुआ महसूस करने लगा था। उसने अपने पिता और माँ दोनों को समझाने की कोशिश की। हाँ डैड, माँ सही कह रही है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम दोनों की बात छोड़िए, हमारे साथ साथ तो अमितेश भैया जो यहाँ नहीं रहते हैं, उनको भी इस बारे में आज ही मालूम पड़ा। उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे हमने। यकीन मानिए, जैसे आपने निखिल भैया की हो चुकी सगाई के बारे में आज जाना है, वैसे ही हमें भी उनकी सगाई के बारे में आज ही पता चला। रमा ने प्यार से कहा, अगर इस बारे में कुछ और भी बातें करनी है तो पहले अपने घर चलते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। अगर माँ और बाबा ने हमें यहाँ कैंपस के गेट के पास खड़े होकर बात करते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रमा जानती थी कि आदित्य को कैसे शांत किया जा सकता था, इसलिए आदित्य गुस्सा होते हुए बोला, मैं तुम लोगों पर अभी के लिए विश्वास कर लेता हूँ,
लेकिन मुझे अभी भी तुम दोनों की बातों पर पूरा यकीन नहीं। रमा आदित्य के साथ कार के अंदर आ गई। जागृति अपनी खुद की कार से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। एक्चुअल में उसे किसी काम से दूसरी जगह जाना था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अकेले में आदित्य रमा पर फिर से गुस्सा जरूर करेगा और तब उसकी माँ उसके गुस्से का सामना करने के लिए अकेली रह जाएगी। इसलिए उसने अपने काम को डिले कर उनकी कार के पीछे पीछे घर जाना डिसाइड किया। इधर अमितेश दृष्टि और अपने बेटे के साथ एक दूसरी कार में निकल गया। कार के अंदर आने के बाद उसने दृष्टि को देखा और फिर उसने सवाल किया, तुम्हें कृतिका कैसी लगी? तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? दृष्टि एक पल के लिए कांप उठी। एक गिल्ट भरी स्माइल के साथ उसने रिप्लाई किया, आज मैं पहली बार उससे मिली हूँ। बस एक मुलाकात में मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कैसी लड़की है? अमितेश ने गुस्से से दृष्टि को घूर कर देखा। उसके होंठ गुस्से से कपकपा उठे। चाहे तुम्हारे मन में कैसे भी ख्याल क्यों ना आए हों, ईमानदारी से उन्हें या तो मुझसे कहो या फिर अपने मन में रखकर हमेशा के लिए भूल जाओ। गुस्से से भरी अमितेश की आवाज को सुनकर घबराती हुई दृष्टि ने किट्टू को जोर से हक करते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं? कृतिका का मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, ना ही मैं उसे पहले से जानती हूँ, फिर मैं उसके अगेंस्ट क्या कर सकती हूँ? अमितेश खिलखिलाकर हंस पड़ा और अचानक से उसने अपने हाथ को दृष्टि की तरफ बढ़ाया। दृष्टि को लगा कि वो उस पर हाथ उठाने वाला है, इसलिए उसने तेजी से उससे बचने की कोशिश की और अपनी सीट से थोड़ी पीछे हो गई। अमितेश की उंगलियां बस उसके बालों की एक लट को छू पाई, जो कि उसकी गाल पर आई हुई थी। तुम डर क्यों रही हो? दृष्टि ने अपने होठों को आपस में दबा लिया और फिर धीमी आवाज में बोली, तुम अचानक से अपना हाथ मेरी तरफ ले आए इसलिए मैं डर गई। अमितेश धीमी मुस्कान हंस पड़ा। मुझे याद है कि मधुलिका से तुम्हारा रिश्ता कुछ खास बुरा नहीं। दृष्टि ने ये सुनते ही पलटकर विंडो के बाहर देखना शुरू कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि अमितेश इस बारे में जानता होगा। मधुलिका उसके क्लोज फ्रेंड्स में से एक थी। जब अमितेश से उसकी शादी हुई थी तब वो अपने काम में काफी बिजी रहता था। दिन के वक्त वो हमेशा घर पर अकेली रहती थी। उस दौरान जब भी वो मधुलिका से मिलती, उसके बारे में अमितेश को कुछ भी नहीं बताती थी। कुछ वक्त के बाद वो अमितेश के साथ यूरोप चली गई, लेकिन मधुलिका से उसकी बातें होनी बंद नहीं हुई। महीने में एक या दो बार वो उससे देर तक फोन पर बातें किया करती थी, लेकिन सिर्फ तभी जब अमितेश घर पर नहीं होता था। लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी सावधानी रखने के बाद भी अमितेश को उसके और मधुलिका की फ्रेंडशिप के बारे में पता होगा। निखिल कृतिका से शादी करने वाला है, इसलिए अपनी क्लोज फ्रेंड की हेल्प करने का ख्याल तुम अपने मन में गलती से भी नहीं लाना। अमितेश ने बेरुखी से कहा। पता नहीं वो लड़की खुद को क्या समझती है, लेकिन मेरी नजरों में वो ओबेरॉय परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं। कहते हुए अमितेश ने अपने होठों को सिकुड़ लिया। अगर उसकी बस में होता तो वो दृष्टि से कभी शादी नहीं करता। उसकी नजरों में दृष्टि भी ओबेरॉय परिवार की बहू बनने के काबिल नहीं थी। उससे उसकी मुलाकात उसके पिता ने करवाई थी। जैसे आदित्य ने पहले फॉर्मली दृष्टि से उसे मिलवाया और फिर दोनों की शादी करवा दी, ठीक उसी तरह उसने पहले मधुलिका को निखिल से मिलवाया और फिर दोनों की मैच मेकिंग की प्लानिंग करने लगे। लेकिन आदित्य की जजमेंट सच में काफी खराब थी। अगर अमितेश अपनी बात करे तो पहले तो अपने पिता की पसंद से शादी करने के लिए वो इसलिए राजी हो गया क्योंकि तब उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। साथ ही उसका पूरा ध्यान अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने और ढेर सारे पैसे कमाने में था। दूसरी बात ये थी कि भले ही दृष्टि थोड़ी सी डम थी, लेकिन उसमें एक बात अच्छी ये थी कि वो उसकी बातें चुपचाप बिना किसी टाल मटोल के मान लिया करती थी। वो जो कहता दृष्टि के लिए वो बात पत्थर की लकीर होती थी। एक तरह से उसे कंट्रोल करना उसके लिए काफी आसान था और लोगों को अपने कंट्रोल में रखना अमितेश को पसंद था। अगर उसे कोई ऐसी लड़की मिलती जो दिमाग से तो काफी तेज होती, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानती, तो ऐसे में वो उससे शादी ना करके दृष्टि जैसी लड़की से ही शादी करना पसंद करता, क्योंकि वो उसकी हर एक बात मानती। इसलिए उसने उसके साथ अपनी शादी के लिए हामी भरी। उसके हिसाब से लड़कियों का
काम अपने पति को खुश रखना और फैमिली ट्री को आगे बढ़ाने का था। इससे ज्यादा लड़कियों की उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं थी। उसकी इन 2 पॉइंट्स को जो भी लड़की पूरी करती, वो उसके साथ खुशी खुशी शादी कर लेता। अमितेश का पहला और आखिरी प्यार उसका फैमिली बिजनेस था। उसे बस वो चीज पसंद थी जो वो करना चाहता था। लेकिन मधुलिका वैसी लड़की नहीं थी। वो कम दिमाग की तो थी, लेकिन उसमें लोगों की बात ना मानने की बुरी आदत थी। इसके अलावा वो घमंडी भी थी, जिसे कंट्रोल में रखना काफी मुश्किल था। अगर उसकी जैसी लड़की ओबेरॉय फैमिली का हिस्सा बनती, तो निश्चित ही देर सबेर वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करती। इस साल न्यू ईयर के वक्त जब तुम मुंबई में रहोगी, तो तुम्हें मधुलिका से किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? अमितेश ने सवाल किया। दृष्टि अमितेश से निखिल से भी कहीं ज्यादा डरा करती थी। उसने तुरंत उसकी बात पर हामी भरी। ठीक है। उसकी हामी के बाद भी अमितेश को दृष्टि पर भरोसा नहीं हुआ। वो नहीं जानता था कि वो उसकी बात मानेगी या नहीं। इधर निखिल ओल्ड ओबरॉय मेंशन के बाहर आने के बाद कृतिका को साथ लेकर उसकी माँ अनुराधा के घर आ गया। निखिल ने अनुराधा को बताया कि न्यू ईयर के हॉलिडे के पूरा होने के तुरंत बाद वो और कृतिका कैसे शादी करने वाले थे। उम्मीद के मुताबिक अनुराधा उनके फैसले के सपोर्ट में थी। ये तो अच्छी बात है। उनके कोर्ट मैरिज कर लेने के बाद उनके रिश्ते पर जो इक्का दुक्का लोग उनकी पीठ पीछे सवाल उठाते होंगे, उनका मुंह भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा निखिल कोई जवान लड़का तो था नहीं। हाँ, कृतिका यंग लड़कियों के ग्रुप में जरूर आती थी, लेकिन निखिल नहीं। वो अपनी आधी उम्र जी चुका था, इसीलिए अच्छा यही था कि वो जल्द से जल्द उसकी बेटी से शादी कर ले। निखिल को एहसास नहीं था कि उसके होने वाली सासू माँ की नजर में भी वो एक उम्र दराज लड़का था। अभी वे तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कृतिका का फोन रिंग करने लगा। उसे आराध्या ने कॉल किया था। कृतिका, अभी थोड़ी देर पहले मैक्सो की चैनल ने मुझसे कांटेक्ट किया। वो उनके क्लासिक शो द एक्स फाइल्स में तुम्हें कास्ट करना चाहते हैं। आराध्या ने एक्साइटेड होते हुए कहा। द एक्स फाइल्स मैक्स ओके चैनल का एक फेमस शो था, जो कि अपने रिलीज के वक्त से ही काफी पॉपुलर हो गया था और सेम टाइम जोन में चल रहे बाकी सभी शोज को उसने पीछे भी छोड़ दिया था। प्रेजेंट टाइम में ये शो का 4th सीजन था। हालांकि कि अपने पहले सीजन की तरह पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर भी शो ने टॉप 3 प्राइम टाइम शो में जगह बनाई रखी थी। वो शो एक क्लासिक शो था। हर सीजन में वो क्लासिक मूवी के पार्ट को पिक करते थे, खासतौर से ओल्ड क्लासिक मूवीज, साथ साथ हाल के वक्त के नामी गिरामी डायरेक्टर्स की मूवी। शो रिलीज हो चुकी मूवीज के ओरिजिनल कास्ट को अपने यहाँ इनवाइट करता था, ताकि वे अलग अलग एरियाज में न्यू एक्टर्स के साथ compete कर सके। शो में 10 सेकंड के अंदर उन्हें अलग अलग तरह के सीन्स को करने के लिए तैयार होना होता था। ये सीन्स विदेशी फिल्मों के भी हो सकते थे। कई बार उन्हें अपनी समझ के हिसाब से स्क्रिप्ट को भी चेंज करना होता था। शो में जो बेसिक चीज टेस्ट की जा रही थी, वो थी एक्टर्स की बेसिक टर्म ऑफ लाइंस और एक्टिंग एबिलिटी। न्यू जनरेशन के एक्टर्स को 2 टीम्स में बांट दिया जाएगा। उन्हें कौन सा एक्ट करना है, ये ड्राइंग लॉट के थ्रू चूज किया जाता था। बाद में उन्हें अपने लिए एक गेस्ट एक्टर को भी ढूंढना होता था, जिसके साथ परफॉर्म कर वो शो में आगे बढ़ सके। ये वो वक्त होगा जब कोई एक्टर ये दिखलाएगा कि इंडस्ट्री में उसके कनेक्शन कैसे हैं और कौन कौन से लोग इंडस्ट्री में उसके दोस्त हैं। खैर, ये बात की बात थी, जो पूरी तरह से पार्टिसिपेंट्स पर ही डिपेंड करती थी। हर एपिसोड में ऑडियंस इस बात को लेकर एक्साइटेड रहते थे कि उनका पसंदीदा एक्टर किस गेस्ट एक्टर के साथ उस एपिसोड में परफॉर्म करने वाला है। शो का यही पार्ट एक क्लासिक बन जाता था और इसी पार्ट का ऑडियंस को सबसे ज्यादा इंतजार रहता था। आखिर में शो के ओरिजिनल एक्टर्स ये डिसाइड करते थे कि किस टीम ने शो को जीता है। इस शो में जीतना या हारना द परफॉर्मर की तरह मायने नहीं रखता था। शो की पार्टिसिपेंट्स के लिए सबसे जरूरी चीज थी शो में आगे बढ़ना। चौथी सीजन के पहले की सभी सीजन में द एक्स फाइल्स काफी फेमस रहा था। कोई भी उस शो से कम्पीट नहीं कर सकता था। स्टार स्क्रीन मीडिया और मैक्सो के चैनल पुराने राइवल्स थे। प्राइम टाइम शोज में स्टार स्क्रीन मीडिया को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, लेकिन
मैक्स ओकी पर द एक्स फाइल्स के आने के बाद प्राइम टाइम के शो का किंग मैक्स ओकी चैनल बन गया। एक्स फाइल्स फ्राइडे को 9 बजे दिखलाई जाती थी। स्टार स्क्रीन मीडिया पर द परफॉर्मर को भी 9 बजे ही दिखलाया जाता था। स्टार स्क्रीन मीडिया ने काफी सोच विचार के बाद ऐसे प्रपोजल को तैयार किया था जिससे कि द परफॉर्मर एक्स फाइल्स के आगे निकल सके। लेकिन किसे पता था कि कृतिका उनकी प्लानिंग के पीछे आ जाएगी, जिसके बाद द परफॉर्मर टेलीकास्ट किए जाने से पहले ही एक तरह से आधी मर चुकी थी। कृतिका को लेकर हुए इंसिडेंट के बाद उनका एक्स फाइल्स को पीछे छोड़ पाना तो किसी सपने के जैसा ही था। वो बस किसी तरह अपनी रेटिंग को बहुत ज्यादा गिरने से बचा ले, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होने वाली थी। उनके शो का फ्लॉप होने से बच जाना ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती। द एक्स फाइल्स के पहले सीजन की स्पॉन्सरशिप 50 करोड़ रुपए थे, लेकिन चौथे सीजन में शो की स्पॉन्सरशिप रेटिंग 175 करोड़ तक बढ़ गई थी। द परफॉर्मर ने बड़ी ही जद्दोजहद के बाद स्टार स्क्रीन मीडिया को शो की स्पॉन्सरशिप 200 करोड़ में दी थी। उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि शो के रिलीज होने के बाद जब उनका शो हिट हो जाएगा और उसी ऑडियंस से शानदार रिस्पांस मिलने लगेगी, तब वे इस बात को रिवील करेंगे कि उन्होंने शो के लिए किस चैनल से कितनी बड़ी स्पॉन्सरशिप हासिल की है। लेकिन वे लोग कहाँ जानते थे कि अपनी बेवकूफियों की वजह से वे कृतिका से उलझ बैठेंगे और 200 करोड़ की रकम जो उनके हाथ में आने वाली थी वो हवा में ही छू हो जाएगी और किसी दूसरी कंपनी के साथ उन्हें 40 करोड़ की छोटी सी स्पॉन्सरशिप के साथ संतोष करना पड़ेगा। अब ना तो वो व्यूअरशिप रेटिंग के मामले में द एक्स फाइल से कम्पीट कर सकते थे और ना ही हासिल की गई स्पॉन्सरशिप के मामले में। ये कोई एक्चुअल कंपटीशन नहीं है। शो के अंदर कंपटीशन के रिजल्ट्स का मेन पर्पस एंटरटेनमेंट होगा, आराध्या ने कहा। इसलिए कंपटीशन का रिजल्ट किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगा। मुझे लगता है कि ये मौका कुछ खास बुरा नहीं है। कई यंग एक्टर्स इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? मुझे भी लगता है कुछ खास बुरा नहीं होगा। मैं शो में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, कृतिका ने कहा। अगर तुम्हें ये ठीक लग रहा है तो मैं उन्हें रिप्लाई कर देती हूँ। दूसरी पार्टी ने मुझे कहा था कि अगर तुम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाओगी तो वे हमसे मिलकर डिटेल में अपने ऑफर के बारे में बात करेंगे, आराध्या ने कहा। ठीक है, कृतिका ने उसकी बात मान ली। ये बस किस्मत की बात थी कि कृतिका इस वक्त हॉलिडे पीरियड में थी। ऐसे में किसी शो में पार्टिसिपेट कर पाना इस वक्त उसके लिए काफी आसान था। फोन कट करने के बाद उसने निखिल को इस बारे में बता दिया। निखिल ने भी उसके फैसले का सपोर्ट किया। ये शो बुरा नहीं है, हालांकि इसका मेन मकसद बस लोगों को एंटरटेन करना है, लेकिन फिर भी इसमें बेसिक एक्टिंग को इग्नोर नहीं किया जाता है। शो का आखिरी पार्ट एक्चुअल में कोई ट्रू कंपटीशन भी नहीं है। इसी वजह से शो में पार्टिसिपेट करने वाले एक्टर्स इसे जीतने या हारने को उतना तवज्जो नहीं देते। हार या जीत से उनके करियर पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता है। साथ ही मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि इस शो में किसी भी तरह की इनर वर्किंग नहीं होती है। इस तरह फोन पर बात करने के अगले दिन द एक्स फाइल्स का असिस्टेंट डायरेक्टर खुद फिल्म सिटी से कृतिका से मिलने के लिए आया। ये मीटिंग दोपहर के वक्त एक होटल के फर्स्ट फ्लोर पर तय हुई थी। कृतिका अपने साथ आराध्या को भी मीटिंग के लिए लेकर आई। क्योंकि आज संडे का दिन था, इसलिए निखिल ने कृतिका को खुद उस मीटिंग प्लेस वाले होटल तक पहुंचाया। होटल के एंट्रेंस के पास पहुंचने के बाद निखिल ने कहा, मीटिंग के दौरान आराम से बात करना, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। ध्यान रहे कि तो पूरी डिटेल में सामने वाले से बात करो। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम साथ में ही वापस घर जाएंगे। ऐसी बात है तो मैं मीटिंग को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी, कृतिका ने कहा। वो निखिल को देर तक अपने इंतजार में कार में बैठे हुए देखना नहीं चाहती थी। वो ऐसे भी काफी बिजी रहता था। वीकेंड में भी बमुश्किल ही उसे कभी कभी रेस्ट करने का मौका मिलता था। निखिल ने कृतिका के सर को सहलाया। चलो अब मीटिंग के लिए जाओ। कृतिका कार से बाहर उतर गई। आराध्या पहले से ही होटल के एंट्रेंस के पास उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही उसने जल्दी से अपने हाथ को हिलाया। कृतिका, यहाँ आओ। क्या वो असिस्टेंट डायरेक्टर पहले से ही यहाँ आ चुका है? कृतिका ने उसके करीब आते हुए सवाल किया। नहीं, अभी नहीं। वो इसी होटल के कमरे में ठहरा हुआ है। वो जल्दी ही नीचे आ जाएंगे।
मुझे डर था कि कहीं उसे देर तक मीटिंग एरिया में हमारा इंतजार ना करना पड़े। अगर ऐसा होता तो उस पर हमारा इंप्रेशन काफी बुरा होता। इसलिए मैंने सोचा कि जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो मैं उसे कॉल करके कह दूंगी कि हम आ चुके हैं। आराध्या ने एक्सप्लेन किया और साथ ही उस डायरेक्टर को कॉल करने के लिए अपने फोन को बाहर निकाला। हेलो वर्गीस सर, मैं आराध्या हूँ। कृतिका और मैं होटल आ चुके हैं, आराध्या ने कहा। कृतिका ने दिल ही दिल में सोचा कि ये नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है। वर्गीस से लोग उसे डेयरी फील्ड वाले स्वर्गीय श्री वर्गीस कुरियन भी समझ सकते थे। फोन कट करने के बाद आराध्या ने यूं ही कृतिका से सवाल किया, क्या जादव तुम्हें यहाँ लेकर आया है? नहीं, एक्चुअली में निखिल मुझे लेकर यहाँ आया है, कृतिका ने जवाब दिया। आराध्या अचानक से अलर्ट हो गई। तो क्या कार में सीईओ सर है? कृतिका आराध्या के एक्सप्रेशंस देखकर खिलखिलाकर हंसना चाहती थी। हाँ, कार में वही है। मैं जानती थी, मैं ये पहले से जानती थी, आराध्या ने पछताते हुए कहा। ऑफ कोर्स, आज संडे के दिन तो बॉस ही तुम्हें छोड़ने यहाँ आएंगे ना। मैं तो उन्हें हेलो कहने के लिए भी नहीं आई। कृतिका ने इस बार अपनी हंसी रोकी नहीं, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा है तो तुम लौटने के वक्त उसे हेलो कह देना। मीटिंग पूरी होने के बाद हम तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देंगे, तुम पूरे रास्ते उसे हेलो कह सकती हो। ये सुनने के बाद आराध्या ने जोर से अपने सिर को ना में हिलाया। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद से घर चली जाऊंगी, बॉस को मुझे ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं। एक तरह से ये कहा जा सकता था कि अपने बॉस के गुस्से से बचने के लिए वो बेचैन थी। अगर उसने सच में निखिल को उसे उसके घर ड्रॉप करने दिया तो वो कृतिका के साथ उसके बॉस के अकेले पलों में खलल डालकर कबाब में हड्डी बनने का काम करेगी। इसके बाद अगले दिन अगर वो किसी तरह अपने जॉब को बचाए रख पाई तो उसके लिए यह बहुत बड़ा ही चमत्कार होगा। बड़ी मुश्किल से वो फाइनली अपने मैनेजर बनने के सपने को पूरा कर पाई थी, वो भी कृतिका जैसी काबिल लड़की की मैनेजर। उसे उसकी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसे मैनेज करते वक्त ज्यादातर उसे एक दर्शक बनकर रहना पड़ता था, ये देखते हुए कि अब आगे क्या होने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त उससे ज्यादा सुकून से रहने वाला कोई दूसरा मैनेजर नहीं था। ऑफ कोर्स, कई बार उसे बुरी तरह से डर जाना पड़ा था, लेकिन जब कृतिका ने जो कुछ भी गलत उसके खुद के साथ हुआ था उसको अपने बल पर बड़ी ही आसानी से संभाल भी लिया था। होटल के कैफेटेरिया में आने के बाद उन्होंने देखा कि वो सेक्शन सेपरेट बूथ सेक्शन में बटा हुआ था। भले ही हर एक बूथ एरिया में कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन उन सभी के बीच इतनी जगह तो दी हुई थी कि चार लोग आसानी से अपने अपने बूथ में बैठ सके। सभी बूथ गोल घेरे में थे, जिससे कि उसके अंदर दाखिल होने पर दो लोगों के बीच एक छोटे टेबल भर जितना ही डिस्टेंस होता था। एक तरह से कैफेटेरिया के इस सेक्शन को लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखकर बनाया गया था। ऐसी जगह किसी भी तरह की प्राइवेट मीटिंग के लिए काफी बेहतर थी। अभी कृतिका और आराध्या वहां आए ही थे। इससे पहले कि वो बैठते, मैक्स ओकी चैनल का असिस्टेंट डायरेक्टर वहां आ गया। डायरेक्टर वर्गीस, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आराध्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वर्गीस से हैंडशेक किया। कृतिका ने भी वर्गीस को हेलो कहा। हेलो डायरेक्टर वर्गीस। नहीं नहीं नहीं, मुझे डायरेक्टर नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर वर्गीस कहिए, या फिर सिर्फ वर्गीस, इतना मेरे लिए काफी होगा, वर्गीस ने मुस्कुराते हुए कहा। एक असिस्टेंट डायरेक्टर किसी डायरेक्टर का असिस्टेंट ही होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इस बारे में जान लिया कि लोग मुझे अकेले में डायरेक्टर कहकर पुकारते हैं तो उन्हें लगेगा कि मैक्सो की चाल पर मैं उनकी पोस्ट हासिल करना चाहता हूँ। फिर वो मुझे स्वर्गीय श्री वर्गीस कुरियन की तरह स्वर्ग में पहुंचा देंगे, यानी कि मुझे मेरे जॉब से बाहर निकाल देंगे। वर्गीस इस बात को लेकर काफी हेल्पलेस भी था। जब मैं सच में एक डायरेक्टर बन जाऊंगा तब आप लोग मुझे डायरेक्टर वर्गीस जरूर बुलाइएगा। उससे पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर कहलाकर ही खुश हूँ। उनके पहले इंप्रेशन से तो वर्गीस उन दोनों लड़कियों को एक अच्छा इंसान लगा, कम से कम रावत से तो कई गुना ज्यादा अच्छा। रावत भी अब तक एक रियल डायरेक्टर नहीं बना था, वो भी वर्गीस की तरह ही एक असिस्टेंट था, लेकिन वो अभी से ही घमंडी हो गया था। वो लोगों को अपने सामने छोटा समझने लगा था। वो सच में काफी घटिया इंसान था। न जाने वर्गीस के मन में एक्चुअल में क्या चलता होगा, लेकिन दूसरों के सामने कम से कम वो अभी भी अच्छे से पोलाइट होकर बिहेव कर रहा था। आई आई, ऐसे खड़े रहने का क्या फायदा, पहले बैठ जाते हैं, वर्गीस ने मुस्कुराते हुए कहा।
मिस आराध्या ने रफली बताया ही होगा कि मैं क्यों आपसे मिलना चाहता था। चलिए मैं खुद से डिटेल में आपसे सारी बातें क्लियर करता हूँ। कहते हुए वर्गिस ने 3 लोगों के लिए कॉफी ऑर्डर किया। मैं द एक्स फाइल्स का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारे शो के बारे में कितना कुछ जानती हैं मिस कृतिका? मैं आपके शो की लॉयल फैन हूँ। अगर किसी दिन किसी वजह से मैं टीवी पर आपके शो को नहीं देख पाती, तो वक्त निकालकर यूट्यूब पर शो के रिप्ले जरूर देखती हूँ। रही बात शो के प्रोफेशनल डिटेल्स की, तो मैं उसे लेकर ज्यादा कुछ नहीं चाहती। चलिए मैं साफ साफ आपको बताती हूँ कि शो के एक फैन के तौर पर मुझे एक्स फाइल्स के बारे में कितना कुछ मालूम है। कृतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो शो के बारे में कई बातें काफी डिटेल में और एक्यूरेटली वर्गीस को बतलाने लगी। साथ ही साथ उसने शो के क्लासिक सेगमेंट्स के बारे में भी कई बातें मेंशन की। जो कुछ कृतिका कह रही थी, उसे सुनने के बाद वर्गीस को एहसास हुआ कि कृतिका ने झूठ नहीं कहा था कि वो उनके शो की एक लॉयल फैन है। वो एक लॉयल फैन थी या नहीं, या फिर आखिरी मिनट पर उसने शो से जुड़ी सारी जानकारी को रट लिया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को लेकर सच्ची ईमानदारी दिखाई थी। वर्गीस ने सेटिस्फाइड होते हुए अपने सिर को हिलाया। उसे एहसास हो गया था कि कृतिका एक काबिल लड़की है। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि द परफॉर्मर के प्रोडक्शन ग्रुप के मन में ऐसा क्या ख्याल आया जो वो कृतिका के खिलाफ जाकर उससे उलझ पड़े थे। तुमने जो कुछ भी कहा सब सही है। जितनी डिटेल बातें शो को लेकर तुमने मुझे बताई हैं, उसके बाद मेरे पास और कुछ ऐड करने के लिए बचा ही नहीं है। वर्गीस ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तुम्हारे परफॉर्मेंस को तुम्हारी फिल्म फाइट क्वीन और मिस्टर साइको में देखा है। साथ ही हमारी नजर इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप में भी तुम पर थी। तुम एक काबिल एक्ट्रेस हो, इसलिए हम तुम्हें अपने शो के एक एपिसोड में एक चैलेंज गेस्ट एक्टर के तौर पर इनवाइट करना चाहते हैं। किसी चैलेंज गेस्ट एक्टर का मतलब कोई ऐसा यंग एक्टर होता है जो किसी क्लासिक फिल्म में की गई किसी एक्टर की शानदार परफॉर्मेंस को खुद से प्ले कर उस एक्टर को होमेज यानी सम्मान दे। अगर तुम ये कंफर्म कर देती हो कि हमारे शो के एक एपिसोड में तुम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो, तो हम उस एपिसोड को ढंग से प्लान कर किसी खास दिन रिलीज करेंगे। कृतिका की भौहें वर्गीस की खास प्लानिंग वाली बात पर उठ गई। फिर उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस एपिसोड में मुझे पार्टिसिपेट करना है उसे आप डायरेक्ट उसी दिन रिलीज करेंगे जिस दिन द परफॉर्मर के किसी एपिसोड को भी टेलीकास्ट किया जा रहा होगा? वर्गीस एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ, हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। लोग सच कहते हैं तुम काफी तेज तर्रार लड़की हो। सच में कृतिका का दिमाग काफी तेज चलता था। उसने बस एक बार खास प्लानिंग वर्ड को मेंशन किया था। बस इतने से में ही वो लड़की समझ गई कि एक्चुअल में एक्स फाइल्स की प्रोडक्शन टीम क्या करने के बारे में सोच रही थी। वर्गीस ने इस बात को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। जो तुमने कहा, हम ठीक वैसा ही करने वाले हैं। जब स्टार स्क्रीन मीडिया ने द परफॉर्मर को डिजाइन किया था, तो उनका मेन मोटिव यही था कि वो हमारे शो द एक्स फाइल से compete करें। दोनों ही शो का आइडिया काफी हद तक सेम है। दोनों ही शो में पार्टिसिपेट करने वाले एक्टर्स के एक्टिंग टैलेंट को निखारने का काम करती है। दोनों ही शो पुरानी और नई फिल्मों के शानदार सीन को रिक्रिएट कर उन फिल्मों में काम कर चुके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को होमेज देती है। स्टार स्क्रीन मीडिया और हमारी मैक्स ओके चैनल के बीच की दुश्मनी काफी पुरानी है। काफी सालों से हमारा चैनल प्राइम टाइम स्लॉट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे में स्टार स्क्रीन मीडिया कब तक शांत बैठती या बैठेगी? वर्गीस ने अपनी कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा, आमतौर पर जब हम किसी गेस्ट एक्टर को अपने शो में इनवाइट करते हैं, तो इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाते और शॉर्ट नोटिस पर काम तो कभी नहीं करते। हम इस प्रोसेस को कम से कम 1 महीने का वक्त देते हैं। हमें शो में पार्ट लेने वाले गेस्ट एक्टर को भी कम से कम 1 महीने का समय देना होता है, ताकि वो अपने स्केड्यूल पर काम कर सके। वर्गीस कृतिका के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट था। मैं तुमसे किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। इस बार स्टार स्क्रीन मीडिया ने सीधे हमारे चैनल को टारगेट किया है। वो सिमिलर टाइम स्लॉट की व्यूअरशिप रेटिंग्स को यूज करना चाहती है, ताकि वो हम पर डायरेक्ट अटैक कर सके।
डेफिनेटली हम इस बात को लेकर खुश तो नहीं होंगे। सच कहूं तो शुरू में हम उनके द परफॉर्मर और प्राइम टाइम स्लॉट में टेलीकास्ट करने को लेकर काफी परेशान और डरे हुए थे। इसका कारण है हमारे शो का अपने चौथे सीजन में होना। डेफिनेटली दर्शक हमारे शो से थोड़ा तो बोर होने ही लगे होंगे। ऐसे में लोगों को हमारा शो उतना एक्साइटिंग नहीं लगने वाला था जितना उन्हें पहले के सीजन में लगता आया था। ज्यादातर ऑडियंस द परफॉर्मर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते। लेकिन हमारी परेशानी तब दूर हो गई जब टेलीकास्ट होने से पहले वो शो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और उसकी बर्बादी का मेन कारण तुम बनी। वैसे तो अभी द परफॉर्मर की रेपुटेशन तेजी से बर्बाद हो रही है, लेकिन इस बीच हमने सुना है कि उनके शो का पहला एपिसोड काफी आई कैचिंग होने वाला है। वर्गीस ने कहा। कृतिका ने सरप्राइज होते हुए सवाल किया। जहां तक मैं जानती हूँ शो में पार्ट लेने वाले नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड विनर एक्टर्स उस शो से पहले ही विड्रॉ कर चुके हैं। वे सभी एक्टर्स अपनी फैन फॉलोइंग के दम पे शो के पहले, या यूं कहें कि सभी एपिसोड्स को आई कैचिंग बना सकते थे। लेकिन अब जब उन्होंने शो में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया है, तो उनकी नई कास्ट और पहला एपिसोड कितना इम्प्रेसिव हो सकता है। कृतिका के पास द परफॉर्मर के नए कास्ट की लिस्ट थी। ये लिस्ट उसे बलविंदर ने दी थी। हाँ, लेकिन वो लिस्ट अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी। तुम बस उन एक्टर्स की बात कर रही हो जिनकी एक्टिंग स्किल्स शानदार है, वर्गीस ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम उन्हें बोल रही हो जिनकी एक्टिंग स्किल्स कुछ खास अच्छी तो नहीं, लेकिन फिर भी वे काफी फेमस है। द परफॉर्मर ने इस बार सच में काफी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है। सार्थक को अपने शो में लाने के लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया है। उसे शो में आने वाले सभी एक्टर्स में से सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम के दो सबसे पॉपुलर ड्रामा शो के मेल और फीमेल लीड को भी उन्होंने अपने शो में इनवाइट किया है। दोनों ही ड्रामा शो इस वक्त काफी पॉपुलर है, जिस वजह से उनकी दोनों मेल और फीमेल लीड की पॉपुलैरिटी में भी इस वक्त कोई कमी नहीं आई है। ऑडियंस उन्हें काफी पसंद करती है। ऐसे ही दोनों ही ए लिस्ट एक्टर्स की कैटेगरी में भी आ गए हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर बात उनकी पॉपुलैरिटी की जाए तो वे ढेर सारी ऑडियंस को शो की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वे सभी द परफॉर्मर के पहले एपिसोड में नजर आने वाले हैं। शुरू में जब द परफॉर्मर को तुम्हारी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो सच कहूं तो उस वक्त हम उतने ज्यादा परेशान भी नहीं थे। लेकिन फिलहाल हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि हमें फिर से उनसे थोड़ी घबराहट होने लगी है। उस शो की प्रीमियर एपिसोड की रेटिंग हमारे शो को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। इसी वजह से आपके शो की प्रोडक्शन टीम ने मुझे इनवाइट करने का फैसला किया। क्यों? कृतिका ने मुस्कुराते हुए अपने सिर को हिलाया। लेकिन मुझे शो में लाने से आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट टाइम में बस एक सी लिस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में आती हूँ। मेरे पास अपना एक फैन बेस जरूर है, लेकिन ये कुछ खास बड़ा नहीं। मेरी पॉपुलैरिटी द परफॉर्मर में पार्ट लेने वाले स्टार्स की पॉपुलैरिटी के आगे कुछ भी नहीं। मेरी पॉपुलैरिटी तो बी लिस्ट कैटेगरी के एक्टर्स के पास भी नहीं पहुंचती है। वर्गीस ने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि कृतिका खुद को लेकर इतनी ऑनेस्ट होगी। अगर कोई टिपिकल पर्सन कृतिका की तरह सक्सेस हासिल करता तो उसका खुद पर प्राउड फील करना एक नॉर्मल बात होती। साथ ही वो खुद को इनक्रेडिबल भी समझता। उन्हें लगता कि वे पॉपुलैरिटी के मामले में बी लिस्ट एक्टर्स तक को पीछे छोड़ देने वाले हैं और सीधे ए लिस्ट एक्टर्स की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। और अगर उन्होंने थोड़ी सी मेहनत और कर दी तो वे एक इंटरनेशनल स्टार तक बनने के करीब पहुंच जाएंगे, या शायद बन ही जाएंगे। इंटरनेट पर मिलन जैसे बड़े डायरेक्टर और बाकी के कुछ एक्टर्स और दूसरे लोगों ने जब कृतिका की बात की, तो उन्होंने यही मेंशन किया कि वो दूसरों को कैसे नीचा दिखाती है और उनकी बेइज्जती करती है। उनके हिसाब से कृतिका घमंडी है और उसे अपनी औकात नहीं मालूम। हालांकि वर्गीस जानता था कि वे लोग इतना कुछ बुरा कृतिका के बारे में बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वे सब उससे नफरत करते हैं। लेकिन इस बात को समझने के बाद भी वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता था कि आखिर क्यों इतने सारे लोग बार बार कृतिका के बारे में बुरा बोलते हैं। जरूर उसके बारे में बुरा कहने का
उनके पास कोई ना कोई कारण होगा। ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर उससे जुड़ी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बतला रहे हों, लेकिन उनकी बातों में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि उनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं हो और वो लोग बस अपनी नफरत के कारण उसे टारगेट कर रहे हो। लेकिन आज कृतिका से फाइनली मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी उसके बारे में कहा जा रहा था वो सच नहीं था। कृतिका इंटेलिजेंट थी, उसे अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता था और जितनी भी नॉलेज उसके पास थी उसे लेकर वो काफी क्लियर थी। उसे पता था कि वो कहाँ खड़ी है और उसे कहाँ खड़ा होना चाहिए। वो जिस पोजीशन पर होगी वही रुकी रहेगी और उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी। कम से कम इस पहलू को लेकर वर्गीस के मन में कृतिका को लेकर एक अच्छा इंप्रेशन जरूर बन पड़ा था। वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थी जैसा लोग उसके बारे में काफी वक्त से कहते आ रहे थे। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि इस फील्ड में तुम एक एक्सपर्ट भी हो। तुमने पहले ही हमारे इंटेंशंस को गेस कर लिया, वर्गीस ने मुस्कुराते हुए कहा। कृतिका भी मुस्कुरा उठी। वो समझ गई थी कि सामने वाली पार्टी एग्जैक्टली ये जानना चाहती थी कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। तो फिर जो मेरे मन में है मैं उसे बेबाक होकर कहती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो प्लीज मुझ पर हंसीएगा नहीं। जब आप यहाँ से वापस जाकर हेड ऑफ द डायरेक्टर से मेरे बारे में बात करेंगे तो प्लीज मेरी कही गई बातों को अच्छे से उन्हें बताइएगा और इस बारे में मिलकर सोचिएगा। वर्गीस पहले तो खिलखिला उठा, लेकिन फिर एक अच्छे जेस्चर के साथ उसने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब तुम्हारे मन में जो है वो कहो। द परफॉर्मर के साथ मेरे जो भी इश्यूज हुए उसकी वजह से उनके शो में होने वाली इंटरनल वर्किंग की बात एक्सपोज हो गई। इस वक्त इंटरनेट यूजर्स के लिए मैं द परफॉर्मर के ऑपोजिट साइड में खड़ी हूँ, यानी कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। देखा जाए तो बात चाहे इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप की हो या फिर द परफॉर्मर की, मैं हमेशा से अनफेयर कंपटीशन की ऑपोजिट साइड में रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर किसी भी कंपटीशन बेस्ड शो में पार्टिसिपेट करती हूँ तो लोग उस शो की फेयरनेस के बारे में खास तौर से बात करेंगे। ऑफ कोर्स द एक्स फाइल्स पूरी तरह से एक कंपटीशन बेस्ड शो नहीं है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन चूंकि मेरे और द परफॉर्मर के बीच का झगड़ा काफी बड़ा है और द परफॉर्मर ने आपके शो को रेटिंग की लड़ाई में हराने के लिए वही टाइम स्लॉट चूज किया है जिस टाइम स्लॉट में एक्स फाइल्स टेलीकास्ट की जाती है, ऐसे में उनका मोटिव साफ है। साथ ही मेरे आपके शो में एक गेस्ट एक्टर के तौर पर पार्ट लेने से और उस एपिसोड को उसी दिन टेलीकास्ट किए जाने से जिस दिन द परफॉर्मर के पहले एपिसोड का प्रीमियर होने वाला है, तो आपके शो द परफॉर्मर के बीच का कंपटीशन लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। साथ ही साथ द परफॉर्मर का प्रोडक्शन ग्रुप ये जान जाएगा कि आप लोग उनके इंटेंशन को जानते हैं और उनके साथ compete करने से डर नहीं रहे हैं। मुझे अपने शो में इनवाइट कर आप उनके साथ होने वाली लड़ाई का खुलकर ऐलान कर रहे हैं। एक बात और, जो कि मैं बस एक अंदाजे से ही कह रही हूँ। कृतिका ने बोलते बोलते अपनी कॉफी की एक सिप ली। अपने एक्टिंग करियर में मैं हमेशा से मुझे लेकर उठाए गए अपने ओपोनेंट्स के कदम को उनके खिलाफ ही यूज कर अपनी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस अर्निंग बढ़ाते आई हूँ। इस बारे में सोचकर मुझे लगता है कि इस बात को व्यूअरशिप रेटिंग्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। पहले के सभी इंसिडेंट्स में मुझे मिली सक्सेस को देखते हुए मुझे लगता है कि आपका शो मेरी हेल्प आगे भी लेना चाहता है ताकि वो द परफॉर्मर को पूरी तरह से हरा सके। कृतिका की इस बात को सुनकर वर्गीस का मुंह एक पल के लिए खुला रह गया। फिर उसके बाद वो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस बात को भी गेस कर लोगी। ये आखिरी पॉइंट हमारे प्रोडक्शन टीम की एक छोटी सी सोच थी, लेकिन हमारे बताए बगैर तुम्हारा इसे डायरेक्टली कह देना मुझे एकदम से अजीब लग रहा है। कृतिका मुस्कुरा उठी और फिर उसने कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है कि हमारे बीच की सभी बातें अभी से क्लियर रहें। ऐसा करने से हमारे बीच का कोऑपरेशन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वर्गीस एक बार फिर से सरप्राइज हो गया। इसका मतलब तुम इस बात के लिए राजी हो रही हो? कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास राजी ना होने की कोई वजह भी तो नहीं है। साथ ही एक सच ये भी है कि मैं खुद द परफॉर्मर को वापस से कम बैक करते हुए नहीं देखना चाहती हूँ।
इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे नाराज किया। एक्चुअली जो कारण मेरे पास है उसका द परफॉर्मर के साथ कोई लेना देना नहीं। उस शो को बर्बाद होते हुए देखने का मेरे पास अपना एक अलग ही कारण है। बस किस्मत से इस वक्त वो कारण उस शो और आपके शो से जुड़ गया है, इसलिए मैं ये काम भी शौक से करना चाहूंगी। दरअसल कृतिका राठौर कॉरपोरेशन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जो कि द परफॉर्मर का न्यू स्पॉन्सर था। ऐसे में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसका द परफॉर्मर को हराना और बर्बाद करना जरूरी था। वर्गीस का रिएक्शन काफी फास्ट था। उसे तुरंत ही याद आ गया कि इस वक्त द परफॉर्मर का न्यू स्पॉन्सर और कोई नहीं बल्कि राठौर कॉरपोरेशन है। वो खुद के मन में उठी बात को अपने मन में ही दबाए नहीं रख पाया। क्या वो कारण द परफॉर्मर का नया स्पॉन्सर है? कृतिका मुस्कुरा उठी। मिस्टर वर्गीस, आपने सही गेस किया है, लेकिन इस बात को आप फिर से कभी मेंशन ना करें तो बेहतर होगा। पहले तो वर्गीस अपनी इंटेलिजेंसी पर हंसा, फिर वो तुरंत चुप भी हो गया। उन्होंने अभी ज्यादा देर तक बातें नहीं की थी, लेकिन इन बातों के दौरान वो कई बार हंस चुका था। उसे खुद पर थोड़ा तो काबू रखना ही चाहिए था। वर्गीस ने अपने होठों को आपस में दबाया और फिर अपनी एक्साइटमेंट पर काबू पा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है फिर, ये सिचुएशन तो हम दोनों के लिए विन विन जैसी हो गई। हम चाहते हैं कि द परफॉर्मर अपने प्रीमियर के दिन ही इस कदर से फ्लॉप हो जाए कि दोबारा उसके पास कमबैक करने का कोई मौका नहीं रहे। दूसरी तरफ आप किसी एक शख्स को हराना चाहती हैं और उसे हराने के लिए आपको द परफॉर्मर को फ्लॉप करवाना होगा। ये बात तो हम दोनों के लिए ही बेस्ट है। वर्गीस पूरी तैयारी के साथ वहां आया था। उसने अपने ब्रीफकेस से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाला। ये रहा हमारी तरफ से आपके लिए तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट पेपर। हमारे साथ काम करने के लिए हम आपको 5 करोड़ की फी दे सकते हैं। 5 करोड़ की बात सुनते ही आराध्या की भौहें उठ गई। ये पेमेंट तो काफी हाई थी। हालांकि कृतिका की दोनों फिल्में हिट हुई थी, लेकिन उसकी खुद की इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी और नेटवर्थ अभी बहुत ज्यादा हाई नहीं थी। उन फिल्मों में उसका काम करना कुछ ऐसा था जैसे किसी बड़ी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर ढेरों पैसे कमाए थे, उसमें कृतिका ने एक छोटा सा रोल प्ले किया हो। किसी मूवी के ब्लॉकबस्टर हो जाने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था कि उस फिल्म में छोटे से छोटा किरदार निभाने वाला बंदा भी उस फिल्म के जितना ही पॉपुलर हो जाए। लेकिन आराध्या ने ये सारी बातें बस अपने मन में सोची, वर्गीस के सामने नहीं कही। अच्छा होगा कि सामने वाले पार्टी कृतिका को उसके काम के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे पे करे। हालांकि आराध्या ने जो सोचा था उसे लेकर वर्गीस से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जो सवाल उसके मन में चल रहा था वो खुद कृतिका ने वर्गीस से पूछ लिया। आप मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों पे कर रहे हैं? मेरा करंट नेटवर्थ इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई प्रोडक्शन हाउस किसी टेलीविजन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मुझे 5 करोड़ की रकम दे। मैक्स ओकी चैनल एक बड़ा टेलीविजन चैनल था। उनकी जिस शो में कृतिका को पार्ट लेना था वो प्रेजेंट टाइम में उसका बेस्ट शो था। उस शो में पार्टिसिपेट करने का मतलब था आपको एक बड़ा पब्लिक एक्सपोजर मिलना, जिससे कि करोड़ों लोग आपको पहचानने लगेंगे। ये बात पैसों से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा द एक्स फाइल्स ने हमेशा से अपने शो में पॉपुलर सेलिब्रिटीज को ही इनवाइट किया था। रही बात कृतिका जैसी सेलिब्रिटी की, तो अभी उनके जैसे सेलिब्रिटीज का इस स्टेज पर किसी तरह आ जाना किसी सपने से कम नहीं था। इसका साफ मतलब ये था कि अगर आपका नेटवर्थ बेहतर नहीं है तो शो में अपीयर होने के लिए आपको किसी भी तरह की हाई पेमेंट की बात तो भूल ही जानी चाहिए। वर्गीस ने सोचा नहीं था कि कृतिका इतनी ऑनेस्ट होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो। एक्चुअल में हमारी प्रोडक्शन टीम ने तुम्हारे हमारे शो में आने के लिए 1 करोड़ की फी डिसाइड की थी। ये सुनकर कृतिका ने सहमति में अपने सिर को हिलाया। ये एक नॉर्मल और रीजनेबल प्राइस थी। अगर उसे मिलने वाला पे ज्यादा हाई होगा तो ना सिर्फ उसे ये लगेगा कि उसने शो में पार्ट लेने के लिए शो की प्रोडक्शन टीम का फायदा उठाया है, बल्कि वो इस बात से हैरान भी हो जाएगी और उसके मन में एक शक भी पैदा होगा। उसे लगेगा कि अचानक से ये उसकी किस्मत में एक छोटे से काम को करने के लिए इतने पैसे कैसे आ गए। वर्गीस ने नोटिस किया कि कृतिका के चेहरे का रिएक्शन अभी भी काफी शांत था। ये देख उसे लेकर जो इम्प्रेशन उसके मन में बना था
वो और भी बेहतर हो गया। शुरू से उसे लग रहा था कि कृतिका को लेकर जो कुछ भी उसके हेटर्स ने कहा है, उसमें एक दो बातें तो जरूर सच होंगी। लेकिन जो कुछ उसने इस मीटिंग में नोटिस किया था, उसके हिसाब से ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि उन लोगों ने कृतिका को लेकर जो कुछ भी बकवास की थी वो सब झूठ था। कृतिका को लेकर जो कुछ भी उसके हेटर्स ने कहा था, वो रत्ती भर भी उस तरह की लड़की नहीं थी। उससे मिलने के बाद आज उसे एहसास हुआ था कि लोगों की कही बातों में और एक्चुअल कृतिका में कितना डिफरेंस था। वो लड़की शांत और सीरियस थी। उसे अपनी बाउंड्रीज के बारे में पता था। वो खुद को तराजू में रखकर तौल सकती थी और उसे अपनी वैल्यू पता थी। अगर ध्यान से उसे लेकर कही गई उसके दुश्मनों की बातों को सोचा जाए, तो वे सभी लोग उस जगह थे जहां कृतिका ने एक लाइन खींच रखी थी। उस लाइन से ना तो वो कभी आगे गई और ना ही उसने किसी को उस लाइन के अंदर आने दिया। जब दूसरे लोग उस लड़की के बिहेवियर को देखते थे, तो उन्हें लगता था कि कृतिका काफी हाई प्रोफाइल मेंटेन करती है और अपनी हद से आगे निकल जाती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो हमेशा से अपने बिहेवियर को लेकर कंट्रोल में रही थी। देखने वालों को भले ही ये लगता था कि वो हाई प्रोफाइल मेंटेन कर रही है, लेकिन सच तो ये था कि कभी उसने अपनी हदें पार नहीं की थी। उसने डायरेक्टर मिलन से एक हाई प्रोफाइल बैटल लड़ा था, लेकिन सच तो ये था कि तब वो अपनी फिल्म मिस्टर साइको को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो एक छोटी मोटी एक्ट्रेस थी। उसका और मिलन का कंपैरिजन तो करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी थी। लेकिन मिस्टर साइको, जो कि एक फिल्म थी, उसे मिलन से कंपेयर किया जा सकता था। इसलिए उसने मिस्टर साइको के जरिए ही मिलन को शिकस्त दी। आखिर में अल्टीमेट विनर भी मिस्टर साइको ही हुई। लेकिन चूंकि जो कुछ भी उस लड़ाई के दौरान मिस्टर साइको की तरफ से मिलन के खिलाफ किया गया था, वो सब खुद कृतिका कर रही थी। इसलिए लोगों को लगा कि कृतिका एक घमंडी लड़की है जो मिलन जैसे बड़े डायरेक्टर से उलझने की भूल कर रही है। यही बात डायरेक्टर टॉम को लेकर भी फिट बैठती थी। उसने मिस्टर साइको की पूरी टीम के साथ मिलकर टॉम को सबक सिखाया था। अगर वो अकेले उससे उलझती, तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती। लेकिन उससे अकेले लड़ने की जगह कृतिका ने इंटरनेट यूजर्स को भी इस लड़ाई में शामिल कर लिया, जिसके बाद टॉम उसके सामने अकेला पड़ गया। इसलिए उससे नफरत करने वालों ने फिर से सारा ब्लेम कृतिका पर डाल दिया। लेकिन सच कहा जाए तो इन सब में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का हुआ था, तो वो मिस्टर साइको को ही हुआ था। जबकि कृतिका फिल्म के हिट होने से पहले और हिट होने के बाद भी बस एक सी लिस्ट एक्ट्रेस ही बनी रह गई। कृतिका शांति से मुस्कुरा उठी, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं। उसके रिएक्शन को देखकर वर्गीस समझ गया कि कृतिका को एक्स्ट्रा 4 करोड़ क्यों दिए जा रहे हैं। उसका कारण वो लड़की खुद से ही समझ चुकी थी। वर्गीस खुद भी मुस्कुरा उठा। फिर उसने कहा, बाकी के 4 करोड़ तुम्हें देने का कारण हमारे शो के डायरेक्टर हैं। उन्होंने तय किया कि तुम्हें 5 करोड़ की फी ऑफर की जाए। 1 करोड़ तुम्हें हमारे शो के एक एपिसोड में अपीयर होने के लिए दिया जा रहा है, जबकि बाकी के 4 करोड़ हमारे शो के पीआर वर्क को करने के लिए। ऑफ कोर्स ये 4 करोड़ शो के बस एक एपिसोड के पीआर वर्क के लिए है। हम पीआर वर्क से जुड़ी फी को एपिसोड वाइज कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट, वो भी एपिसोड वाइज। कृतिका अब भी शांत थी, लेकिन इस बार आराध्या चुप नहीं रह पाई। उसे ये एपिसोड वाइज वाली बात समझ में नहीं आई थी। वर्गीस ने आगे एक्सप्लेन किया, द परफॉर्मर और हम राइवल्स हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनकी व्यूअरशिप रेटिंग कैसी होगी। हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि उनकी फर्स्ट एपिसोड की रेटिंग कैसी रहती है। अगर उनकी प्रीमियर एपिसोड में हम अपने शो के जरिए उन्हें हरा सके, तो इसका मतलब ये होगा कि चाहे जो भी हो जाए, वो हमारे शो को ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। तब हमें अपने शो के लिए आगे पब्लिक रिलेशन वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम उन्हें उनके प्रीमियर एपिसोड में हरा नहीं सके, या फिर उनके प्रीमियर एपिसोड के साथ हमारे शो की रेटिंग्स का मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं रहा, तो हमें फिर से आगे के कुछ एपिसोड्स के लिए कृतिका के पीआर एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। हम कृतिका को एपिसोड वाइज उसके पीआर वर्क के लिए पे करते रहेंगे, जब तक कि हमारा शो उनके शो को पूरी तरह से हरा ना दे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें कृतिका के पीआर वर्क की जरूरत
एक्स फाइल्स के इस पूरे सीजन में पड़ सकती थी। आखिर में जब द परफॉर्मर उनसे हार मान जाएगी, तब जाकर एक्स फाइल्स और कृतिका के बीच की पार्टनरशिप खत्म होगी। आराध्या एकदम से सक पकाकर बोल पड़ी, लेकिन क्या आप लोगों को इस बात का डर नहीं कि कृतिका इस मैटर को ऐसे ही जानबूझकर खींचते रहेगी, जिससे कि द परफॉर्मर हार की कगार पर भले ही पहुंचे लेकिन पूरी तरह से हारे नहीं, और इस तरह से पूरे सीजन के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ती रहेगी और कृतिका को तो इससे फायदा ही होता रहेगा। आराध्या की कही गई बात सुनकर वर्गीस फिर से अपना पेट पकड़कर जोरों से हंसने लगा। सच बताओ, क्या तुम कृतिका के मैनेजर हो? तुम्हें डर नहीं कि जो कुछ तुमने अभी कहा है उसके बाद हमें अपने फैसले पर पछतावा होगा और हम कृतिका पर शक करने लगेंगे? ये सुनते ही आराध्या ने अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से दबा लिया और कृतिका की तरफ बेचैनी और घबराहट में देखने लगी। कृतिका उसके चेहरे पर आई पसीने की बूंद को देखकर मुस्कुरा उठी। ये बस तुम्हें डरा रहे हैं, लेकिन अगली बार से तुम्हें अपने काम को लेकर ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। तुम मेरी मैनेजर हो, इसलिए तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि दूसरी पार्टी को क्या नुकसान होगा या किस तरह का फायदा। मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गई थी, आराध्या ने जल्दी से कहा। इसका कारण था वर्गीस का ऑनेस्ट बिहेवियर, जो काफी डाउन टू अर्थ था और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी। इसलिए वो उस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को भूल गई थी। कृतिका ने मुस्कुराते हुए प्यार से आराध्या के सिर पर हाथ फेरा। आराध्या उसकी मैनेजर थी। अगर उसे किसी दूसरी सेलिब्रिटी को मैनेज करना होता तो वो कभी अपने काम को ढंग से नहीं कर पाती। उसे दिल ही दिल में ये समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या जैसी मामूली सी लड़की क्यों एंटरटेनमेंट फील्ड में किसी के मैनेजर बनने के काम को करना चाहती थी। आराध्या मुस्कुरा उठी। तुम्हारी पीआर फी इस वक्त तुम्हारी एक्टिंग को लेकर मिलने वाली फी से भी काफी ज्यादा है ना? वर्गीस ने मुस्कुराते हुए थोड़ा और एक्सप्लेन किया। क्या तुम पीआर इंडस्ट्री में कृतिका के स्टेटस के बारे में नहीं जानती? इस अकेली लड़की का स्टेटस इस वक्त पीआर प्रोवाइडर्स के मालिक कुणाल के लेवल का है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भले ही कृतिका का स्टेटस एक सी लिस्ट एक्ट्रेस का है, लेकिन पीआर इंडस्ट्री में वो एक हाई लेवल की पीआर है। ये कहने के बाद वर्गीस ने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। हमारे शो की पीआर सर्विस के लिए कृतिका को दी जाने वाली 4 करोड़ की फी पीआर सेक्टर में उसके करंट नेटवर्थ को मैच करती है, वर्गीस ने कहा। सच कहा जाए तो पीआर सेक्टर में एक रूमर काफी वक्त से फैल चुका था। अगर कोई भी प्रोडक्शन टीम या शो कृतिका को पीआर वर्क के लिए हायर करती है तो इसका मतलब है उन्होंने इस फील्ड के सबसे काबिल पीआर को हायर कर लिया है। उन्हें कृतिका को उसकी मर्जी के मुताबिक पैसे देने के लिए राजी होना पड़ता। वो प्योरली एक एक्ट्रेस थी, लेकिन वे इस बात को भी नहीं भूल सकते थे कि पीआर पर्सनल के तौर पर उसका स्टेटस क्या है। साथ ही एक्ट्रेस के काम के साथ साथ वो उनके शो या फिल्म के लिए पीआर वर्क भी करेगी। इस वक्त वहाँ कई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस थे जो इस बात को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने कृतिका को शो में सिर्फ इसलिए नहीं इनवाइट किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक सी लिस्ट एक्ट्रेस है, फिर भी उन्हें काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन क्या होगा अगर उन्हें किसी भी तरह के पीआर वर्क या पब्लिसिटी की जरूरत ना पड़े? ऐसे में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता।